Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 29th of April 2022. 29 अप्रैल 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आप लोग के लिए सवाल हैं जो कि ऑब्जेक्टिव्स में आपकी मदद करेंगे। आई होप आप लोग इसको अटेम्प्ट जरूर करेंगे अपनी तरफ से। एंड अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आता है तो डू लाइक इट, डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू डेफिसिट एंड द ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। पहला स्टेटमेंट क्लियर कट है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू डेफिसिट एंड ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू डेफिसिट प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर। तो आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट्स इनमें से कौन से हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जब मैं आपको आंसर बताऊंगा ना तो आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अटेम्प्ट जरूर करिए अपनी तरफ से। इसका आंसर आपको बताना, ऑप्शन आर 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ है नन। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मीन्स ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग के इनमें से कौन से तरीके हो सकते हैं। 1 है एक्सटर्नल एड, सेकेंड इज इंटरनल बोरोइंग, थर्ड इज प्रिंटिंग करेंसी, फोर्थ इज एक्सटर्नल बोरोइंग। आपको बताना है कौन से हो सकते हैं। ऑप्शन है 1 2 4, 1 2 1 2 3, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनडायरेक्ट टैक्सेस। आपको बताना है कि इनमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन से हैं। ऑप्शंस आर फर्स्ट इज यूनियन एक्साइज ड्यूटी, सेकंड इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, थर्ड इज कॉर्पोरेशन टैक्स, फोर्थ इज कस्टम ड्यूटी, ठीक है। तो इनमें से इनडायरेक्ट टैक्स कौन से। ऑप्शंस आर 1 2 1 2 3, 1 2 4, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चन। एक एक करके आंसर देखते हैं। सबसे पहला सवाल, पहला स्टेटमेंट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू डेफिसिट एंड ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। सही है कि गलत है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मैं आपको रुको बताता हूँ। अब मैं जब आपको बता रहा हूँ तो ध्यान से सुनिएगा सारी चीज़ें, ठीक है ना। जो स्टेटमेंट 2 लिखा था, स्टेटमेंट 2 लिखा था ना कि रेवेन्यू रिसीट्स, स्टेटमेंट 2 लिखा था कि रेवेन्यू रिसीट्स यानी कि RR प्लस आपका नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, ये जो है ये अमाउंट जो आती है ये आपका फिस्कल डेफिसिट होता है। फिस्कल, नॉट योर प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये आपका प्राइमरी डेफिसिट नहीं होता, ये आपका फिस्कल डेफिसिट होता है। तो वहाँ पे जो दूसरा स्टेटमेंट दिया था वो लिखा था कि रेवेन्यू रिसीट प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसीट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर अगर आप करेंगे तो आपको प्राइमरी डेफिसिट मिलेगा, तो वो गलत स्टेटमेंट है। वहाँ आपको फिस्कल डेफिसिट मिलेगा, ठीक है ना। फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसीट्स प्लस नॉन डेट कैपिटल, मतलब रेवेन्यू रिसीट मतलब गवर्नमेंट को टोटल मिल कितना रहा है, प्लस कई कैपिटल रिसीट्स में नॉन डेट वाली भी होती है, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स भी होती है। ये टोटल इनकम हो गई गवर्नमेंट की माइनस टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। तो यही तो होता है आपका फिस्कल डेफिसिट, गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट, ठीक है ना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और फिस्कल डेफिसिट बेसिकली गवर्नमेंट की टोटल बोरोइंग को भी बताता है कि गवर्नमेंट कितना बोरो करेगी। फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या, कि गवर्नमेंट ने कितना एक्सपेंडिचर किया है माइनस गवर्नमेंट के पास कितना रेवेन्यू आया था। मतलब एक्सपेंडिचर के बाद जितना बच रहा है, रेवेन्यू के बाद जितना एक्स्ट्रा अमाउंट आ रहा है वो तो गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं से बोरोइंग किया होगा ना। तो फिस्कल डेफिसिट को इसलिए कभी कभी गवर्नमेंट की बोरोइंग भी कहा जाता है। इट इज नोन एज द बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जितना आपके पास टोटल रेवेन्यू आया उसमें से आपने माइनस कर दिया एक्सपेंडिचर को, तो एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा आ रहा है तभी तो डेफिसिट आ रहा है। एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा है रेवेन्यू से तभी तो डेफिसिट आएगा। और कॉमन सेंस लगाना है, अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है रेवेन्यू से तभी तो आपका डेफिसिट आएगा। सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं, गवर्नमेंट का रेवेन्यू है 5 रुपये, गवर्नमेंट का अगर गवर्नमेंट का ये रेवेन्यू है 5 रुपये, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है 10 रुपये, ठीक है ना। तो मतलब कि डेफिसिट कितने का आया, 10 - 5 बराबर 5 रुपये का। तो 5 रुपये का डेफिसिट गवर्नमेंट ने खर्चा तो कर दिया है, तो ये कहाँ से किया होगा, ये बोरो करके किया होगा, किसी से और मांगा होगा, क्योंकि रेवेन्यू तो 5 का ही था, तो 5 कहीं और से लिया। इसलिए जो डेफिसिट आता है वो डेफिसिट इक्वल्स टू बोरोइंग होता है। डेफिसिट हमेशा इक्वल्स टू बोरोइंग होता है, इसलिए फिस्कल डेफिसिट को हम बोरोइंग भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा जो था इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट था। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो होता है वो डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू डेफिसिट
रेवेन्यू डेफिसिट होता है, उसका डिफरेंस माइनस एंड ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, ठीक है ना। डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू डेफिसिट एंड ग्रांट फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, ग्रांट जितनी दी है आपने क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स का डिफरेंस अगर आप निकाल देंगे तो आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा, ठीक है ना। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट। अच्छा रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, पहले ये भी देख लेते हैं, है ना, आपके दिमाग में आएगा रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। तो रेवेन्यू डेफिसिट होता है एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर द रेवेन्यू रिसीट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है ना। तो रेवेन्यू में आपने रेवेन्यू अमाउंट से आपने कितना एक्सपेंडिचर किया रेवेन्यू सर्विसेज के लिए, गुड्स के लिए, एंड रेवेन्यू रिसीट्स कितनी है आपकी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स जब आपने किया तो आपको रेवेन्यू डेफिसिट मिल गया, ठीक है ना। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट जो आपने किया वो आपका क्या आ गया, रेवेन्यू डेफिसिट आ गया, ठीक है ना। अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्या मिलेगा, आपको वो डेफिसिट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। अच्छा रेवेन्यू रिसीट तो आपको पता है ना, रेवेन्यू रिसीट मतलब कि जो ना ही लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं ना ही कोई रिडक्शन करते हैं गवर्नमेंट के सोर्सेज में। देखो रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब क्या हुआ, जो रिकरिंग नेचर में गवर्नमेंट को इनकम मिलती है ना, ठीक है ना, गवर्नमेंट को जैसे टैक्स गवर्नमेंट ले रहा है, ठीक है ना, गवर्नमेंट सपोज करो टैक्स ले रहा है तो ये लाइबिलिटी क्रिएट नहीं कर रहा है गवर्नमेंट के ऊपर, कोई भी लाइबिलिटी नहीं क्रिएट कर रहा है, ना ही गवर्नमेंट का एसेट रिडक्शन कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो टैक्स मिलता है गवर्नमेंट को वो रेवेन्यू रिसीट का पार्ट होता है, ठीक है ना। तो जैसे आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो वो टैक्स रिसीट का पार्ट हो गया, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये समझना जरूरी है कि रेवेन्यू रिसीट का मतलब ये हो गया ऐसी इनकम गवर्नमेंट को जो मिल रही है जो ना ही लाइबिलिटी क्रिएट कर रही है और ना ही वो आपका एसेट को रिड्यूस कर रही है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना। इसमें टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों आता है, तो जो ये टैक्स रेवेन्यू हो गया, है ना। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब कि शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस जो कि गवर्नमेंट करती है करंट ईयर में जो करती है ना, वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब कि जो शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस गवर्नमेंट करती है इन द करंट ईयर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ समझिए, जैसे अब इस साल में कौन सा खर्चा करती है गवर्नमेंट, सपोज सैलरी दे रही है, अब गवर्नमेंट सैलरी तो दे ही रही है ना, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही पार्ट हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग पे रखनी है। तो इनका जब डिफरेंस आप निकालेंगे तो रेवेन्यू डेफिसिट मिलेगा। और अगर आप रेवेन्यू डेफिसिट से माइनस कर दीजिए ग्रांट्स जो गवर्नमेंट ने दी है फॉर कैपिटल क्रिएशन, तो वो आ जाएगा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ERD जिसको बोलते हैं, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं, ठीक है ना। एक होता है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट जो होता है उसका मतलब होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट जो हो गई वो आपका क्या हो गया, प्राइमरी डेफिसिट। तो ये आपके 4 कंसेप्ट्स हो गए जो क्वेश्चन 1 में मैंने आपको बताया था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगला सवाल था डेफिसिट फाइनेंसिंग के मीन्स क्या क्या है। तो इसमें चारों ही मीन्स है, चाहे गवर्नमेंट एक्सटर्नल एड ले, चाहे इंटरनल बोरोइंग करे, चाहे प्रिंट करे करेंसी, या चाहे एक्सटर्नल बोरोइंग करे, ये चारों ही तरीके हैं फॉर द डेफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक है ना। डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब जब गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कम पड़ जाता है तो फिर वो फाइनेंस करता है, अलग से पैसा लेता है, वो कहीं से भी ले सकता है, इंटरनल ले सकता है, एक्सटर्नल ले सकता है, करेंसी प्रिंट कर सकता है, या फिर एक्सटर्नल एड ले सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 इज इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनमें से कौन से हैं। देखो इनमें से कॉर्पोरेशन टैक्स जो है वो एक डायरेक्ट टैक्स है, कॉमन सेंस लगाओ, कॉर्पोरेशन टैक्स जो है वो एक डायरेक्ट टैक्स है और बाकी जितने भी है वो सब इनडायरेक्ट टैक्स है। तो यूनियन एक्साइज ड्यूटी हो गया, चाहे GST हो गया, चाहे कस्टम ड्यूटी हो गया, सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं और कॉर्पोरेशन टैक्स केवल आपका एक डायरेक्ट टैक्स है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे बढ़ते हैं मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। आज मैंने जो मेंस क्वेश्चन लिया है वो GS1 का क्वेश्चन लिया है, लिख लीजिए आप लोग। GS1 का क्वेश्चन है, द रूट्स ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर मे बी फाउंड इन द इंडियन इकोनॉमी एंड एक्सटर्नल इनकर्जन्स, डिस्कस। The roots of the disintegration of the Mughal Empire may be found in the Indian economy and external incursions. Discuss। 250 वर्ड्स का आंसर आपको लिखना है और ये GS1 के लिए क्वेश्चन है। आई होप यू विल ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आगे मूव करते हैं। 5G सर्विस रोल आउट लाइकली इन अगस्त सितंबर। तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल प्लान कर लिया है एंड स्पेक्ट्रम ऑक्शन भी होने वाला है फॉर द 5G सर्विसेज रोल आउट, जो कि मे बी गवर्नमेंट के द्वारा अगस्त सितंबर में कर दिया जाए, है ना। तो नाउ दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ उस आर्टिकल में, 5G है क्या।
नाम से ही क्लियर है, 5G मतलब कि फिफ्थ जनरेशन सेलुलर नेटवर्क सर्विसेज टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। 5G मतलब कि फिफ्थ जनरेशन सेलुलर नेटवर्क टेक्नोलॉजी। अब ये नई जनरेशन जो आएगी इट विल बी मच फास्टर, ऑब्वियस सी बात है फास्टर है। और अभी जो है आपको पता है कि डिजिटल के ऊपर काफ़ी पुश चल रहा है, AI का काफ़ी आ रहा है, और मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT काफ़ी ज़्यादा आ गया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गया है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा हाई स्पीड सुपर कंप्यूटिंग स्पीड चाहिए, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई जो अब ये 5G के अंतर्गत स्पीड रहेगी, तो इट विल बी 100 टाइम्स फास्टर देन 4G, 100 टाइम्स फास्टर देन 4G। एंड इसमें 1 GB 2 GB तक पर सेकेंड तक स्पीड जा सकती है। अब एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी कि जो 5G जनरेशन है नेटवर्क की, वो 3 फ्रीक्वेंसीज 3 बैंड में काम करता है। एक होता है लो फ्रीक्वेंसी, मिड फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। ये याद रखेगा कि जो 5G है सर्विसेज हैं वो आपकी 3 फ्रीक्वेंसीज में काम करती हैं। एक लो फ्रीक्वेंसी हो गई, एक हाई मिडिल फ्रीक्वेंसी हो गई, और एक हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम हो गई, ठीक है ना। अब तीनों के अलग अलग लिमिटेशन है, तीनों के अलग अलग एडवांटेजेस हैं, ऑब्वियस सी बात है। सबसे पहले अगर हम बात करें लो फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो लो बैंड जो 5G है वो 600 टू 850 मेगाहर्ट्ज में ऑपरेट होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। लो बैंड जो 5G है वो ऑपरेट करता है 600 टू 850 मेगाहर्ट्ज में, और ये सिमिलर होता है 4G जैसा। इसकी स्पीड भी बिल्कुल मॉडरेटली फास्ट ही रहती है 4G से, मतलब 50 टू 250 Mbps के बीच की स्पीड होती है। सिमिलर थोड़ा स्पीड होती है 4G जैसे, या उससे थोड़ी सी ज़्यादा आप कह सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी जो है वो है मिड बैंड 5G, जो कि 2.5 टू 3.7 गीगाहर्ट्ज के बीच में ऑपरेट करता है, और इसकी स्पीड 100 टू 900 Mbps होती है, ठीक है ना। मिड बैंड जो 5G है वो 2.5 टू 3.7 गीगाहर्ट्ज के बीच में रहता है, और ये डिलीवर करता है स्पीड बिटवीन 100 टू 900 Mbps, ठीक है ना। एंड इसकी थोड़ा रेंज पर सेल टावर कम होती है ना, ठीक है, याद रखिएगा। बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग 5G ऑल्सो, है ना, दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। तीसरा है आपका हाई बैंड 5G जो है, ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे ऑपरेट करता है, 25 टू 39 गीगाहर्ट्ज में ये काम करता है, और ये मिलीमीटर वेव इसी को बोलते हैं, दिस इज नोन एज द मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। 25 टू 39 गीगाहर्ट्ज नोन एज द मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम, एंड इट डिलीवर्स गीगाबिट स्पीड, मतलब कि 3 Gbps तक टेस्ट हो चुका है ये करेंटली, है ना। तो ये मिलीमीटर वेव कहलाती है, हाई बैंड 5G होता है ये, एंड इट ऑपरेट्स एट 25 to 39 गीगाहर्ट्ज, ये आपको याद रखना है। So I hope you got clarity regarding 5G and 5G different spectrums, different wavelengths, है ना, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। अफ्स्पा की कीन ऑन लिफ्टिंग अफ्स्पा फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि ही इज़ कीन ऑन लिफ्टिंग अफ्स्पा फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, एंड ऑब्वियस सी बात है काफ़ी खुश होंगे इससे नॉर्थ ईस्ट के लोग भी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कई लोग इसको ड्रैकोनियन लॉ बोलते हैं, जो अफ्स्पा लॉ है इसको ड्रैकोनियन कहा जाता है ना। अफ्स्पा आपको पता होगा कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 का है, एंड थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट फर्स्ट। जो एक्ट जो था वो ओरिजिनली प्रमलगेट हुआ था ब्रिटिशर्स के द्वारा इन रिस्पॉन्स टू क्विट इंडिया मूवमेंट। याद रखिएगा कि जो इसका ओरिजिनल इंसेप्शन होता है ना, सबसे पहली बार जब ये आता है, तो ये आया था बेसिकली ब्रिटिशर्स के द्वारा फॉर एवर्टिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, 1942 का। उसके बाद 1958 में, जब 1958 तक जब इन्होंने देखा कि कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ पे 1958 में एक आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट अफ्स्पा एक्ट 1958 का लाया, जिसमें कि थ्रू उन्होंने नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जम्मू कश्मीर एंड पंजाब में ड्यूरिंग द मिलिटेंसी ईयर्स, ऑब्वियसली तो उस समय मिलिटेंसी भी काफ़ी ज़्यादा थी, इनफैक्ट मतलब कई रीजन्स हैं जहाँ पे आज भी इंसर्जेंसी आपको देखने को मिल सकती है। ये जम्मू कश्मीर एंड पंजाब वाला जो रीजन था वहाँ पे मिलिटेंसी काफ़ी ज़्यादा थी उस समय, तो इसके रिस्पांस में उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट अफ्स्पा एक्ट लेकर के आए थे। पंजाब वाज द फर्स्ट स्टेट फ्रॉम वेयर इट वाज रिपील्ड, लेकिन लेटर ऑन पंजाब पहला स्टेट बना जहाँ से ये रिपील किया गया, उसके बाद त्रिपुरा से हटाया गया, फिर मेघालय से हटाया गया। अभी अगर आप देखो तो नागालैंड, मणिपुर, असम, जम्मू कश्मीर, पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर ये अभी भी थोड़ा लागू है। अफ्स्पा जो है वो स्पेशल पावर्स देता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है कि ये डिक्लेयर करता है एक किसी भी रीजन को एज अ डिस्टर्ब्ड रीजन, डिस्टर्ब्ड एरिया। सेक्शन 3 जो है उसके अंतर्गत किसी भी रीजन को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है।
एक्ट डिफाइन करता है कि डिस्टर्ब्ड एरिया ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे डेंजरस कंडीशन है, जहाँ पे आर्म फोर्सेस की ज़रूरत रहेगी फॉर एडिंग द सिविल पावर, मतलब कि पुलिस की पावर को एड करने के लिए आर्म फोर्सेस की जरूरत पड़े, ऐसे एरियाज आपके डिस्टर्ब्ड एरियाज कहलाते हैं। ऐसे एरियाज जहाँ पे मिलिटेंसी प्रिवेलेंट है, ऐसे एरियाज जहाँ पे इंसर्जेंसी प्रिवेलेंट है, उन्हें डिस्टर्ब्ड एरियाज कहा जाता है। ठीक है ना। अब ये जो मतलब सेक्शन 3 है, उसके अंतर्गत किसी भी रीजन को सेंटर या फिर गवर्नर ऑफ स्टेट, या याद रखिएगा सेंटर या फिर गवर्नर ऑफ द स्टेट, किसी भी पार्ट को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है ना, ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है ना। और ये एक और इसमें टर्म यूज़ किया है, रीजनेबल सस्पिशन। ठीक है ना, यहाँ पर मतलब कि आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर दी जाती है कि वो किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं या किसी भी प्रमाइस को या वहाँ पे सर्च कर सकते हैं अगर उनको रीजनेबल सस्पिशन है। तो रीजनेबल सस्पिशन के केस में ऐसे काम कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा अगर किसी भी आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल के अगेंस्ट आपको प्रोसीडिंग करनी है कि उन्होंने गलत किया ये, तो फॉर दैट यू हैव टू टेक प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंटर। प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंटर इज नीडेड। ठीक है ना। इसके अलावा एक्ट गिव्स द पावर टू सिक्योरिटी फोर्सेस टू ओपन फायर एंड दिस कैन नॉट बी डन विदाउट प्रायर वार्निंग। तो जब तक आप 3 बार वार्निंग नहीं देते हो तब तक ये, मतलब वार्निंग जब तक आप नहीं देते हो, 3 बार मत याद रखना, लेकिन वार्निंग याद रखना, विदाउट वार्निंग आप फायरिंग नहीं कर सकते हो। इसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि अगर कोई सस्पेक्ट आपने पकड़ा है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने पकड़ा है, तो उसको लोकल पुलिस को 24 घंटे के अंदर आपको हैंड ओवर करना पड़ेगा। यू विल हैव टू हैंड ओवर दैट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। ठीक है ना। एंड इसके अलावा एक्ट ये भी कहता है कि इसमें आर्म फोर्सेस जो है वो इंडिपेंडेंट एजेंसी की तरह काम नहीं करेंगे, रादर दे विल बी कोऑपरेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग विद द लोकल पुलिस ओनली। कुछ कमीशंस है जिनको बनाया गया था, उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। जीवन रेड्डी कमीशन बनाई गई थी फॉर लुकिंग इनटू द मैटर्स ऑफ अफ्स्पा, और 2005 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की जिसमें उन्होंने कहा कि अफ्स्पा जो है इट्स अ सिंबल ऑफ ऑपरेशन एंड रिकमेंडेड फॉर इट्स रिपील। फिर सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन जिसको वीरप्पा मोइली ने हेड किया था, उन्होंने भी इसको ऐसे ही कुछ रिकमेंडेशंस को इंडोर्स किया था। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको अफ्स्पा के बारे में समझ में आ गया होगा। दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू शुड नो, है ना। अगली न्यूज़ यहाँ पर है, एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर सीसीआई सेट टू रेड 2 ऑफ अमेजन टॉप सेलर्स। तो सीसीआई के बारे में आपको पता होगा। एक्चुअली देखो 2002 में सीसीआई एक्ट आता है। 2002 में क्या आता है, कंपटीशन कमीशन एक्ट आता है, जिसके तहत 2003 में एक बॉडी बनाना शुरू करते हैं जिसका नाम रहता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो अपनी फंक्शनिंग स्टार्ट करती है 2009 से। तो ये 3 ईयर्स तो आपको इंपॉर्टेंट याद रखने ही रखने। 2002 जिसमें कि ये एक्ट आता है, 2003 जहाँ पे ये बनना शुरू होती है, 2009 जहां से ये अपना एक्टिव काम शुरू करती है। ठीक है ना। अब इसका काम क्या है कि इंडिया में कंपटीशन को मेक श्योर करना कि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बना रहे, लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए बनी रहे। ठीक है ना। ऐसे में अमेजन के 2 सेलर हैं जिसमें एक है क्लाउड टेल और दूसरा है एपारियो। दे आर द टॉप सेलर्स फ्रॉम अमेजन। एक है क्लाउड टेल, दूसरा है एपारियो, जिसके अगेंस्ट एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर ने स्टार्ट किया है कि उन्होंने वायलेट किया है इंडिया के कॉम्पिटिशन लॉज को। ठीक है ना। तो सीसीआई का ये कहना है कि जो क्लाउड टेल है और अपारियो है ऑफ द अमेजॉन, they are actually violating the competition law in India and they are मतलब कि ट्रांसफरिंग, मतलब कुल मिलाकर के चीज़ों को अपने फेवर में करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना। एंड दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। एंड सोर्सेज का ये कहना है कि डिटेल्स अभी बहुत ज़्यादा पब्लिक नहीं की गई हैं, लेकिन हाँ बस ये आपको याद रखना है कि दे आर वायलेटिंग द कॉम्पिटिशन लॉज इन इंडिया। एंड क्लाउड टेल, एपारियो दोनों का नाम याद रखिएगा। सीसीआई की हिस्ट्री मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में को देखना है। अगली न्यूज़ है यहाँ पे, जीज ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव लुक्स टू काउंटर द क्वाड ग्रुपिंग। अब यहाँ पे जो जी जिनपिंग है उन्होंने एक नया उसने एक नया ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव पुट फॉरवर्ड किया। याद रखिएगा, जी जिनपिंग ने एक नया ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव पुट फॉरवर्ड किया है। ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, याद रखिएगा GSI, इसको पहले तो नाम याद रखा, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। और इसके थ्रू वो काउंटर करेंगे किसको, क्वाड को काउंटर करना चाहता है। अब इसमें क्वाड आपको पता है इंडिया, US, ऑस्ट्रेलिया, जापान है। अब जी जिनपिंग ने जब इसको प्रमोट किया ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव को, बोआओ फोरम हो रहा था चाइना में, याद रखिएगा कहाँ पे कर रहा था ये, बोआओ फोरम में।
ठीक है ना। तो बॉब फोरम में उसने ये चीज़ बोली कि भैया जो अमेरिका है या हेजेमोनिक जो वेस्टर्न पावर्स हैं, दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ एशियन नेटो, ठीक है ना। तो इसका इनका ये कहना था, जब एलिगेशंस जो लगाए तो उसने कहा कि भैया एशियन नेटो क्रिएट करना चाहता है अमेरिका। अगर आप उसके ग्रुपिंग्स देखें, फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो ग्रुपिंग है उसका नाम है क्वाड, दूसरा ग्रुपिंग है ऑकस बनाया फिर उसने, है ना, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस तीनों को जोड़ा गया। तो सम कंट्रीज बेसिकली दे आर ट्राइंग टू इंगेज एक्सक्लूसिव स्मॉल सर्कल्स एंड स्मॉल ग्रुपिंग्स, जिसको चाइनीज ऑफिशियल्स ने कहा कि दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ एशियन नेटो, है ना। इसके अगेंस्ट ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव बेसिकली जी जिनपिंग ने प्रमोट किया ताकि इनको काउंटर किया जा सके, ठीक है ना। एंड इसके अलावा एक और ग्रुपिंग का नाम यहाँ पे मेंशन है, उसको भी लिख लेना, याद रखना, 5 आइज, 5 आइज, ये 5 आंखें जो हैं, ये मैंने आंख बना दी है, तो 5 आइज याद रखिएगा। इसमें इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए 5 अलग अलग कंट्रीज़ हैं, जिनमें से आपकी ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, यूएसए और यूके है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूके, यूएस, 5 आइज इनिशिएटिव, 5 आइज ग्रुपिंग, ये भी याद रखिएगा। 5 आइज जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूके, यूएस ये आ गया, ठीक है। तो आई होप यू विल रिमेंबर दिस एज वेल, आप इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे लिखा है रशिया प्लान्स रेफरेंडम इन द सीज्ड यूक्रेनियन एरियाज। यूएस का कहना है कि जो यूक्रेन के एरियाज रशिया ने सीज किए वहाँ पे वो रेफरेंडम करेंगे, मतलब कि कहाँ रहना चाहते हो, इधर रहना चाहते हो कि उधर रहना चाहते हो। अच्छा, आपको पता है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी के 4 अलग अलग पार्ट होते हैं, कि होता है इनिशिएटिव, मतलब कि पब्लिक खुद ही इनिशिएट करे कोई लॉ, इनिशिएटिव, रिकॉल मतलब किसी भी अपने एमपी एमएलए को बुला लिया, वापस खींच लिया, रेफरेंडम, और चौथा होता है प्लेबिसाइट। आपके लिए सवाल ये है कि रेफरेंडम और प्लेबिसाइट के बीच में डिफरेंस क्या है। लक्ष्मीकांत अगर आप उठाएंगे तो चैप्टर 2-3 में आपको मिल जाएगा रेफरेंडम वर्सेस प्लेबिसाइट में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। डू टेल मी दैट। सेंटर रीइंस्टेट्स जम्मू एंड कश्मीर आईएएस ऑफिसर शाह फैजल। तो यहाँ पे एक ये अच्छी न्यूज़ है, एक वैसे तो ये आई थिंक इट्स अ गुड न्यूज़, बिकॉज ही हैज़ बीन अ वेरी मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर ही हैज़ डन पॉलिटिकली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिज पॉलिटिकल एस्पेक्ट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट हिज इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट। 2010 टॉपर यूपीएससी, एंड ही हैज़ बीन ब्रिलियंट। मतलब अगर आपने कभी देखा हो इनके इंटरव्यू या कुछ भी देखा हो तो ही इज़ अमेजिंग, इज़ एन अमेजिंग पर्सन, है ना। सो इररिस्पेक्टिव, आई एम saying this irrespective of his political views or his opinion or his anything else, I am just talking about academically, क्योंकि चूंकि हम लोग यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक और यूपीएससी के उस पर अंदर सर्कल के अंदर रह के बात कर रहा हूँ कि फ्रॉम अ aspirant point of view, from a UPSC aspirant point of view, he is very good, and that is the thing I wanted also कि to reinstate him as an IAS officer, ठीक है। गवर्नमेंट को भी चलो भूल जाना चाहिए कि जो भी गलती हुई है ना। आगे मूव करते हैं यहाँ पे, डिमांड फॉर रेवेन्यू शेयर इन द प्राइवेटाइज्ड एयरपोर्ट्स। अब यहाँ पे तमिलनाडु ने एक नई डिमांड कर दी है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जैसे आपको पता होगा कि गवर्नमेंट एक नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान लेकर के आई थी। गवर्नमेंट क्या लेकर के आई थी? नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान। अब गवर्नमेंट का जो नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला कि जो भी गवर्नमेंट का अनयूज्ड या जो भी गवर्नमेंट का ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि प्राइवेट को वो दे सकते हैं तो वो दे देंगे लीज पे। तो ऐसे में कई एयरपोर्ट्स को भी प्राइवेटाइज किया जाएगा, है ना। अब इसके एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन बहुत पहले से शुरू है, ऐसा नहीं कि आज की प्रोसेस है। 2003 में एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन हुआ था, ठीक है ना। फिर यूपीए गवर्नमेंट करने की कोशिश की लेकिन कर नहीं पाई। फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2019 में लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलूर, तिरुवनंतपुरम, तिरुचिरापल्ली, यहाँ सबके गुवाहाटी इन सब के एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज कर दिया, ठीक है ना। अब तमिलनाडु ये कह रही है कि जो लैंड होता है, अब देखो ये सब एयरपोर्ट्स कहाँ होंगे? किसी स्टेट्स में होंगे, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उनको हैंडल कर रही, ठीक है, अलग बात है, लेकिन ये किसी स्टेट में ही होंगे ना ये सब उनके। अब तमिलनाडु का कहना है कि कई एयरपोर्ट्स के लैंड पे ऑलरेडी उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ होता है, तो अगर आप फिर उसको प्राइवेटाइज कर रहे हो या फिर आप उसका जो ओनरशिप है प्राइवेटाइज उनको दे रहे हो, तो आपको उस पर रेवेन्यू मिलेगा, जो रेवेन्यू आपको गवर्नमेंट के साथ शेयर करनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के साथ। तो दिस इज द व्हाट हैज़ बीन द डिमांड नाउ, और इस डिमांड को बैकअप करते हुए यहाँ पे झारखंड और छत्तीसगढ़ भी आ गए हैं कि यस, रेवेन्यू शेयरिंग मस्ट बी डन, और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ वो रेवेन्यू शेयर करे, ठीक है ना। तो लेट्स सी क्या होता है।
रशिया ने यहाँ पे गैस सप्लाई करने से मना कर दिया है पोलैंड और बुल्गारिया को, और यही न्यूज़ है, ज़्यादा खास नहीं, कुछ हमको ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। एडिटोरियल पे आते हैं। फाइनल जो एडिटोरियल है आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रीविजिटिंग द डेथ पेनाल्टी ज्यूरिस्प्रूडेंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, लेकिन ठीक है, व्यूज़ अपने अपने हैं, पर्सनल व्यूज़ है। अभी रिसेंटली जस्टिस यू ललित जी ने कहा है कि ही विल बी क्रिटिकली एग्जामिनिंग द रूटीन एंड अब्रप्ट वेज इन विच द ट्रायल इन केसेस ऑफ death penalty is done, मतलब कि the cases in which death penalty is done, sometimes it is very abrupt, sometimes it is very up, तो critical analysis और critical examination of that needs to be done, है ना। तो ये ऑथर ने यहाँ पे बोला है। अब यहाँ पे ऑथर का ये कहना है कि कुछ केस का जिक्र किया ऑथर ने, और उसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट केस है वो केस है आपका बच्चन सिंह का केस, द बच्चन सिंह केस, वेरी फेमस केस ऑफ बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1980 केस इज देयर। अब ऑथर ने कहा कि ये जो 1980 का केस है, यहाँ पे बहुत ह्यूमनिस्टिक व्यू लेकर के सुप्रीम कोर्ट आया था। द सुप्रीम कोर्ट वाज हैविंग अ वेरी ह्यूमनिस्टिक वे, वेरी ह्यूमनिस्टिक एंड रिफॉर्मिस्ट फ्रेमवर्क इन दैट केस, ठीक है ना। तो बच्चन सिंह केस में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने हालांकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहा था डेथ पेनल्टी को, उसने उसको हटाया नहीं था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि आपको एक कन्विक्ट सेंट्रिक अप्रोच रखनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आपको कन्विक्ट से बिल्कुल उसको ये कर दे, कन्विक्ट सेंट्रिक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच रखनी है, और आपको ये देखना चाहिए क्या कोई अल्टरनेटिव है, इज देयर अल्टरनेटिव फॉर दैट, है ना। तो बच्चन सिंह केस आपको फेमस, ये केस याद रखना है, ये आर्टिकल एडिटोरियल जो है वो 2-3 केसेस के लिए आपको याद रखना है। द फेमस वन इज द बच्चन सिंह केस, है ना। यूपीएससी आपसे डायरेक्टली पूछ भी सकता है ये किस रेफरेंस में फेमस है, डेथ पेनल्टी के रेफरेंस में, इससे उससे कुछ भी है। तो बच्चन सिंह केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 का केस है, जो कि फेमस है फॉर द डेथ पेनल्टी केस, ठीक है ना। यहां पे उन्होंने डेथ पेनल्टी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहा किया था, ये भी याद रखेगा, लेकिन उन्होंने कहा था कि जो कैपिटल पनिशमेंट है उसको वो एक एक्सेप्शन होना चाहिए, रूल नहीं बनाना चाहिए। इट शुड बी अ एक्सेप्शन एंड रूल, नॉट रूल, ठीक है ना। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कोई भी व्यक्ति इतना ज़्यादा बुरा नहीं हो सकता कि वो रिफॉर्म ना हो सके। दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट्स व्यू वाज कि अ पर्सन कैन नॉट बी इनड्यूबिटेबली इररिफॉर्मेबल, ऐसा नहीं हो सकता। एंड इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि आपको अल्टरनेटिव ऑप्शन देखना चाहिए, अल्टरनेटिव ऑप्शन मस्ट बी लुक्ड आफ्टर, कि उसके अलावा क्या पेनल्टी हो सकती है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट 14 साल वाला नहीं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट पूरी लाइफ वाला, ठीक है ना, टिल डेथ वाला, है ना। लेकिन यू हैव टू टेक अ पर्सन सेंट्रिक अप्रोच, एंड वहाँ पे आपको कन्विक्ट को अलग अलग मल्टीट्यूड से देखना समझना पड़ेगा, अलग अलग चीज़ों, उसके आपको जो थ्योरी है उसके पीछे, क्राइम के पीछे, उसको समझना पड़ेगा कि क्यों हुआ ये केस, क्या हुआ। फिर उसके बाद की कुछ केसेस में इतना ज़्यादा रिफॉर्मिस्ट व्यू नहीं था सुप्रीम कोर्ट का, जैसे कि रावजी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि द नेचर ऑफ क्राइम एंड नॉट द क्रिमिनल विच इज़ जर्मेन। मतलब यहाँ पे रावजी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में 1995 में उन्होंने कह दिया कि उसमें व्यक्ति को नहीं देखना है, लेकिन उसके क्राइम को देखना है कि कितना हीनस क्राइम है। तो यहाँ पे मतलब कि थोड़ा सा अपोजिट व्यू लिया, जो कि उन्होंने बच्चन सिंह में लिया था। बच्चन सिंह में उन्होंने कहा था कि क्रिमिनल को देखो और उसको ये समझो कि क्या उसके पीछे की थ्योरी है। फिर मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983 का केस था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर पनिशमेंट एडिक्वेट नहीं है तो फिर वो जस्टिफाई नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ है, और जो कि बच्चन सिंह के ह्यूमनिस्टिक लिबरलिज्म वाले व्यू से मैच नहीं करता है, ठीक है ना। ठीक है, दैट वाज द थिंग। फिर संतोष कुमार सतीश अभूषम बरियार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2009 का केस, राजेश कुमार वर्सेस स्टेट 2011 का केस, ये सारे केसेस में कहीं ना कहीं इधर उधर थोड़ा सा जो सुप्रीम कोर्ट रही है वो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो बच्चन सिंह में था उस व्यू से अपोजिट व्यू गई है। ऑथर ने कहा कि देखो होता क्या है कि कई बार इसका मिसयूज भी होने लगता है, मतलब कि इंडिया में यही सिस्टम है कि कई बार जो चीज़ें एक्सेप्शन होना चाहिए था वो रूल बन जाता है। जैसे कि सिडिशन के लॉ में केदारनाथ सिंह का केस है, फेमस केस है केदारनाथ सिंह का 1962 का केस, आप सबको पता होगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा था कि जब तक वायलेंस इंसाइट करना या करने के लिए उकसाना ये ना हो तब तक आपको सिडिशन नहीं लगाना है। बट उसके बाद गवर्नमेंट ने, पुलिस ने उसको इतना ज़्यादा मिसयूज़ किया कि हर दूसरा आदमी आज सिडिशन लॉ में मतलब देशद्रोही बना हुआ अंदर है।
ठीक है ना। वही चीज़ ऑथर ने यहाँ कही कि ऐसी गलती जुडिशरी से ना हो, एम्पेरिकल लेसन हमको लेना चाहिए और बच्चन सिंह का जो केस था उसको और ज़्यादा टेक फॉरवर्ड करना चाहिए। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा है कि जैसे जो डेथ पेनल्टी है वो लगभग 108 नेशंस ने डेथ पेनल्टी को इन लॉ एंड 144 कंट्रीज हैव डन सो इन लॉ और प्रैक्टिस। तो ऐसे में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया भी उसको देखे कि क्या किया जा सकता है, करना है कि नहीं करना है। लॉ कमीशन ने ऑलरेडी रिकमेंडेशन दिया था डेथ पेनल्टी के अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करने में। तो अब देखते हैं किस तरीके से आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ केसेस जो मैंने आपको बताया वो आप जरूर याद रखिएगा। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।